हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग परिवहन भूगोल का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और ये पूरा आपका ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ज्योग्राफी जो है यानी व्यापार और परिवहन भूगोल, ठीक है। वैसे इस पे किताब बहुत रेयर में मिलती है, किताबें बहुत कम हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और यहाँ से देखिए आपका प्रश्न ये सब परीक्षाओं में आपके पूछा ही जाता है, चाहे आप यूजीसी नेट की बात करें या फिर हायर एजुकेशन कमीशन की बात करें। एक दो प्रश्न यहाँ से ऐसे आते हैं और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो आसानी से आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी किताबें उतनी ज़्यादा किताबों की उपलब्धता है नहीं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा समस्याएं इसमें होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो 10 प्रश्न देखेंगे इसको डिटेल्ड में देखेंगे और इस 10 प्रश्न से मान के चलिए कि आपका लगभग जो आपके सिलेबस में मिलेगा ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में काफ़ी चीज़ें उससे यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा सूचकांक भुजाओं यानी जो एज है और वर्टेक्स इनकी संख्या का अनुपात बताता है, ठीक है। इसमें अल्फा सूचकांक है, बीटा, गामा और परिक्रमणता सूचकांक है। एक और होता है डेट्योर इंडेक्स होता है, ठीक है, डेट्योर सूचकांक भी होता है एक। तो यहाँ पे जो चारों विकल्प दिया गया, चारों विकल्प के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं इन 10 में जितना आपके सही हो, ठीक है। और इस पे देखिए प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में कि नोड कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स की संख्या कितनी है, ठीक है। कई प्रश्न आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे वहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए बैच भी हम लोग स्टार्ट किए और नेट का जो आपका दिसंबर 2022 के लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है, कल से स्टार्ट हुआ। अभी जियोमॉर्फोलॉजी का प्रैक्टिस चालू हुआ है और कंबाइंड बैच भी चल रहा है। यदि जुड़ना आप चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल वहाँ पे ले सकते हैं। और एक चीज़ और आपके लिए न्यूज़ है, एमपी में सेट के फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, इसको आप ज़रूर फिल कर दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भी आया है, लेकिन जो लोग नेट नहीं पास हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एमपी में सेट पास कर लें। सेट का एग्ज़ाम वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उससे पहले ही हमें लगता है सेट का कराएंगे, क्योंकि इसका फॉर्म भरने की तिथि भी जारी कर दिए हैं और उसका जो लास्ट डेट अभी मार्च तक दिए हैं वो भी आपका बढ़ेगा ही। तो सेट का एग्ज़ाम ये पहले कराएंगे, उसके बाद जो पास होंगे फिर वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे, ऐसा कुछ उसमें करेंगे, ऐसा लग रहा है जो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नेट वाला आपका बैच चल रहा है वो सेट के लिए भी यूजफुल है, पीजीटी का भी चल रहा है, ठीक है, और आपका यूपीएचईएससी का भी बैच चल रहा है। तो कंबाइंड बैच है पूरा टॉपिक वाइज, इसमें आपको पीडीएफ वीडियो टेस्ट मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आते हैं इस पर कि कह रहा है कि कौन सा सूचकांक जो है भुजाओं यानी एजेस और बिंदुओं यानी वर्टेक्स की संख्या का अनुपात है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा सूचकांक, गामा सूचकांक, बीटा और परिक्रमणता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा सूचकांक। बीटा सूचकांक बराबर होता है E/V, ठीक है। ई क्या है, ये आपका एजेस को दिखाता है, ठीक है। ये आपका जो है ये एज को दिखाता है, EDGES, एजेस मतलब कि ये भुजाओं को प्रदर्शित करता है। भुजाएं क्या, जैसे 2 वर्टेक्स है, ये आपका क्या हुआ, एक बिंदु हो गया, ये आपका 2 बिंदु होगा। तो जो बिंदु की संख्या हुई ये क्या हुई, ये वर्टेक्स होती है। इनको मिलाने वाली रेखा जो ये आपकी क्या हो जाती है, लाइन क्या हो जाती है, ये यहाँ पे एजेस होते हैं, ठीक, एज कही जाती है। तो बीटा सूचकांक बराबर होता है E/V यानी कि जो भुजाएं हैं टोटल भुजाओं की संख्या बटे V यानी कि वर्टेक्स की संख्या, ठीक। यदि आपको एग्जाम्पल यहाँ पे समझना है तो सपोज कि ये आपका मान लीजिए ये कोई आपका एक परिवहन जाल दिया गया है, ये आपका A है, B है, C है, D है और E है, ठीक है। अब इसमें पूछे मान लीजिए कि कितने वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स कितने हो गए, बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे टोटल वर्टेक्स की संख्या कितनी हो जाएगी,
5 हो जाएगी। भुजाएं कितनी हो जाएंगी, एक आपका ए से बी 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो एजेस कितने हुए, 5 हुए। ये परीक्षा में आपको पूछा गया है, ठीक। वी बराबर 5 हो गया, सॉरी वी बराबर 6, वर्टेक्स आपका 6 होगा ना। ई कितना है, 1 मिनट देखिए फिर से देख लीजिए इसको, यही मैं बता रहा था कि यहाँ पे, और कलर आपका चेंज कर देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ABCDE, ठीक है। ई यानी कि 5 होगा। तो यहाँ पे आपका पहले वर्टेक्स के निकालेंगे, बिंदु कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 5 बिंदु हो गए। भुजाएं कितनी हो गई, 1 2 हो गई, ठीक, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। तो आपका ई बराबर भी 5 हो गया। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/5 यानी कि 1, ठीक है। तो बीटा सूचकांक जो होता है इसकी न्यूनतम सीमा 0 होती है और अधिकतम इनकी भुजाओं पर निर्भर करती है। तो जब 1 आ जाए तो आपका जो कनेक्टिविटी होती है वो आपका हाई लेवल की कनेक्टिविटी दिखाई जाती है। तो ये आपका बीटा सूचकांक हो गया। इसी की तरह आपका जो गामा सूचकांक होता है, देखिए गामा सूचकांक अब देख लेते हैं हम लोग। बीटा हो गया, गामा जो होता है ये आपका गामा बराबर होता है एजेज अपॉन 3 × V-2, ठीक। एजेज जो है इसका विस्तार जो है 0 से 1 के बीच होता है। तो ये किसी भी ग्राफ या जो मार्ग जाल दिया गया है इसमें जितनी वास्तविक भुजाएं हैं और अधिकतम जो संभावित भुजाओं का अनुपात है, ठीक, उसको इससे निकाला जाता है। और परसेंटेज आपको निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए तो परसेंटेज निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे वो हमने पहले वाले में निकाला था उसमें भी आप देखिए यहाँ पे ई बराबर 5 था, वी बराबर भी 5 था, ये 5 है, ठीक है। तो इससे निकालिए गामा का मान 5/3, 5 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 ये 5 में से 2 गए, 3 हो गया, 3 × 3 = 9, 5/9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा। तो गामा का मान, गामा सूचकांक निकल आया। अब आपको यदि अल्फ़ा सूचकांक निकालना हो, ठीक है, अल्फ़ा सूचकांक, तो अल्फ़ा सूचकांक जो ये आपका साइक्लोमेट्रिक इंडेक्स पे ही डिपेंड करता है, नहीं उसी का एक रूप होता है। और इसमें जो सर्किट्स होते हैं, जो रियल सर्किट्स होते हैं और जो अधिकतम संभावित सर्किट्स होते हैं, ठीक, जो रियल सर्किट्स है और जो अधिकतम संभावित सर्किट्स है उसके अनुपात को अल्फ़ा सूचकांक कहते हैं। तो अल्फ़ा जो सूचकांक है इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा = E - V + P / 2V - 5, ठीक। यहाँ पे ई आप जान रहे हैं एजेज है, वी आप जान रहे हैं वर्टेक्स है, और पी जो है यहाँ पे आपका ये वास्तविक परिभ्रमण यानी जो सर्किट्स है उसको दिखा रहा है। पी का मतलब जो उपग्राफ यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, जो उपग्राफ यहाँ पे मिल रहे हैं उसको ये दिखाएगा। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक। तो एजेज और वर्टेक्स का जो अनुपात है उसे बीटा सूचकांक में वो दिखाया जाता है, ठीक है। और ये जो सूचकांक है, ठीक, ये पूरे सूचकांक जो आपका दिया गया है इसकी खोज या इसका अध्ययन किसने किया था, तो मार्गजाल का जो सूचकांक का विवरण है इसको कांस्की महोदय ने 1963 में खोजा था। और ये अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, ठीक है। इन्होंने मार्गजालों का जो संरचनात्मक अध्ययन करने के लिए ये किया था। तो आप इसे कांस्की का सूचकांक भी कह सकते हैं। आगे मिलेंगे कांस्की जी, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। परिवहन भूगोल में त्रिसूत्र परिवहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। यहाँ पे त्रिसूत्र परिवहन सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। विकल्प आपके पास है उलमैन है, गैरिसन है, जे टेफ है और रिचर्ड मोरिल है। तो यहाँ पे आपका देखिए त्रिसूत्र परिवहन सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये उलमैन महोदय हैं। और यही त्रिसूत्र जो स्थानिक अंतर प्रक्रिया सिद्धांत से संबंधित है, उसी से संबंधित ये तीनों सूत्र हैं जो किसी भी क्षेत्र के, किसी भी एरिया के मार्ग जालों की कनेक्टिविटी या उसकी अंतर प्रक्रिया
के बारे में ये बताते हैं। यही 3 पे इनकी निर्भरता होती है, ठीक है। और यही उलमैन का जो स्थानिक अंतर प्रक्रिया सिद्धांत था, ठीक, स्थानिक अंतर प्रक्रिया सिद्धांत, वही इस पे पूरा डिपेंडेंट है, ठीक। किसी दो प्रदेशों के बीच जो परिवहन होता है, अंतर प्रक्रिया होती है, ये इन्हीं 3 सिद्धांतों पे काम करती है। जी त्रिसूत्र परिवहन सिद्धांत कहा गया है और ये उलमैन ने दिया है। और ये सिद्धांत कौन से हैं ये जान लीजिए। नंबर 1 आपका कॉम्प्लीमेंटरिटी है, यानी परिपूरकता है। देखिए यूजीसी नेट में एक बार प्रश्न आपका पूछा गया था कि स्थानिक अंतर प्रक्रिया सिद्धांत या क्षेत्रीय अंतर प्रक्रिया सिद्धांत से संबंधित 3 सूत्र कौन है, या उलमैन के 3 सूत्र कौन है, ठीक। परिपूरकता हो गया, कॉम्प्लीमेंटरिटी, और दूसरा यहाँ पे था मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोतों का अभाव, लैक ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोतों का अभाव, मध्यवर्ती आपूर्ति स्रोतों का अभाव, ठीक है। ये 2 हुए। तीसरा था स्थानांतरणशीलता। तीसरा सूत्र क्या है? स्थानांतरणशीलता या विनिमय क्षमता कह सकते हैं, विनिमय क्षमता या ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक। यही 3 सूत्र आपका याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रीय अंतर प्रक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आगे हमने बता ही दिया आपसे, ठीक है। तो क्षेत्रीय अंतर प्रक्रिया सिद्धांत, तो ये आपका जो राइट आंसर इसमें भी आपका उलमैन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसमें भी उलमैन हो जाएगा। उलमैन ने क्या किया था कि क्षेत्रीय प्रक्रिया सिद्धांत से रिलेटेड इन्होंने एनाल्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर में 1956 में एक शोध पत्र लिखा जिसका नाम था द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द बेसिस फॉर इंटरैक्शन, और यही वहाँ पे पब्लिश हुआ। और इसीलिए उलमैन ने परिवहन भूगोल का ये आधारभूत सिद्धांत दिया था। और उलमैन किससे प्रभावित थे? हेटनर महोदय से प्रभावित थे, ठीक है। उलमैन जो है हेटनर से प्रभावित थे। हेटनर ने जो कहा था कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है, उसी से ये काफ़ी प्रभावित थे और उसी को इन्होंने दिमाग में रख के स्थानिक अंतर प्रक्रिया या भूगोल क्षेत्रीय अंतर प्रक्रिया का अध्ययन करता है। हेटनर ने जैसे क्या बताया था, भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, वैसे उलमैन ने कहा था कि भूगोल क्षेत्रीय अंतर प्रक्रिया का अध्ययन करता है, अंतर प्रक्रिया का अध्ययन करता है। और यह जो अंतर प्रक्रिया है यह परिवहन तंत्र में व्याप्त प्रवाह प्रतिरूप में झलकती है, ठीक है। जो फ्लो पैटर्न होगा उसमें ये आपका दिखेगी। तो यही आपका उलमैन ने कहा था। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 10 प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट है कि एडवर्ड जे टेफ, रिचर्ड मोरिल, आर गुड द्वारा जो दिया गया परिवहन जाल मॉडल है, ठीक, परिवहन मार्ग जाल विकास मॉडल है, ये किस देश से संबंधित था? तो इन्होंने विकासशील देशों से संबंधित परिवहन जाल मॉडल दिया। टेफ ने, मोरिल और गुड तीनों ने मिलकर दिया था, ठीक है। इसमें विकल्प है घाना, नाइजीरिया, यूएसए और दोनों। इसमें देखिए घाना, नाइजीरिया, इन दोनों के बारे में इन्होंने बात कही थी। यानी जो परिवहन जाल विकास मॉडल पहली बार दिया गया था ये टेफ, मोरिल और गुड के द्वारा दिया गया। और ये किस देश से रिलेट करता है? ये घाना, नाइजीरिया से रिलेट करता है और ये आपका परीक्षा में आया है, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं ये आपका कहीं न कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नया क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जिसमें ग्राफ सिद्धांत के नए सूचकांक का वर्णन किया गया है, यह किसने लिखा है? ठीक है, दिया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किताब का नाम है और ग्राफ सूचकांक या ग्राफ सिद्धांत क्या है इसको भी समझ लीजिए आगे।
तो इसमें देखिए ग्राफ सिद्धांत जैसे जो आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल था, ठीक, अभिगम्यता मापन के लिए 2 सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें आपका एक ज्यामिति सिद्धांत था, एक आपका ग्राफ मॉडल है। ठीक है, ज्यामिति सिद्धांत जो आपका मैट्रिक्स जिसमें तैयार किया जाता है, ठीक है, कटान बिंदुओं को जोड़ने और भुजा इन दोनों को, जैसे आपने पहले 2008 का जो पेपर सॉल्व किया होगा तो उसमें इस तरह से आपने देखा होगा कि एक मैट्रिक्स बना देता था और इस तरह से कोई एक मार्ग जाल बना दिया और पूछेगा कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, इसमें ABCD इधर रहेगा, ABCD इधर रहेगा और जो जो मिलान है उसमें 1 2 3 करके ऐसे दिया रहता है। ठीक है, ये आपका ज्यामिति विधि वाला था। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क किताब जिसमें ग्राफ सिद्धांत के नए सूचकांक, ग्राफ सिद्धांत के नए सूचकांक कौन, वही आपके अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इनका वर्णन किया गया है। तो ये किसने लिखा है, ये आपके कांस्की महोदय ने लिखा है, कोनिंग, गैरिसन, कांस्की, मोरियास हैं। ठीक है, तो ये किसने लिखा है, कांस्की ने लिखा था। और कब लिखा था, ये कांस्की ने 1963 में लिखा था और इसके बाद 1965 में पीटर हैगट ने अपनी लोकेशन एनालिसिस के माध्यम से जो गणितीय सूत्र दिए गए थे उसमें कुछ अलग से निर्देशांक दिए, कोऑर्डिनेट्स दिए, जो मार्गजाल विश्लेषण के लिए काफ़ी व्यवहारिक था। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि द ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बुक है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके लेखक कौन है, कोनिंग, गैरिसन, कांस्की, मोरियास। ठीक है, तो इसके लेखक जो है कोनिंग महोदय हैं, सॉरी कोनिंग नहीं है, इसके लेखक मोरियास हैं। ठीक है, मोरियास ने क्या किया था कि सूचकांक के जैसे जो सम्बद्ध संख्या गणना सूचकांक था, ठीक है, कनेक्टिविटी मापने के लिए, तो ये आपका मोरियास है। तो मोरियास ने ये सिद्धांत दिया था और उनकी पुस्तक थी ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, इसी में उन्होंने एसोसिएट्स नंबर या इसे कोनिंग सूचकांक की बात इन्होंने कही थी। किसने कहा था, मोरियास ने। किताब कौन सी थी, ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, अगला देखिए दिया है कि अभिगम्यता मापन की ग्राफ विधि का प्रयोग भूगोल में सर्वप्रथम किसने किया था। अभिगम्यता यानी कि जो एसेसिबिलिटी है इसके मापन के लिए ग्राफ विधि का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था। तो विकल्प है कोनिंग, गैरिसन, कांस्की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो ग्राफ मॉडल है इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम भूगोल में विलियम गैरिसन ने किया था और इन्होंने USA के संदर्भ में इसका उपयोग किया था और 1960 में किया था। ठीक है, कब, 1960 में किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अभिगम्यता मापन की जो ज्यामिति विधि है इसका उपयोग किसने किया था। 2 विधियाँ हैं ना आपके पास, एक आपका ग्राफ विधि है, एक आपका ज्यामिति विधि है। ठीक है, तो ज्यामिति विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ज्यामिति विधि का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कोनिंग, गैरिसन, कांस्की, में से कोई नहीं, तो कोनिंग महोदय ने किया था। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया था जैसे कि ज्यामिति में, चलिए यहाँ से आपको ये समझा भी देते हैं। हमने आपको एक फिगर बताया था ये आपका, ठीक है, इसी से अल्फ़ा बीटा गामा भी आपने देखा, इसी से आप ज्यामिति विधि को भी समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, और एक एक भुजाएं आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 5 है। तो जो कोनिंग या जो ग्राफ मेथड था उसमें ये कहा गया था कि आपका 2, ये मान लीजिए ABCDE 5 दिए गए पॉइंट, 5 इधर बना लीजिए, ABCD और E। ठीक है, वही सेम प्रोसेस जो पहले वाला हमने बताया कि मैट्रिक्स वाला, उसी तरह से इसको भी आपको बनाना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या करना है कि जैसे A से जो कनेक्टिविटी है, यानी A का A पे ही है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, A का B से जो कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, A का B के पहुंचने तक एक ही रास्ता है ना, तो 1 हो जाएगा इधर। और A का C तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, A का C एक ही रास्ता है,
ये भी 1 हो जाएगा। ए का डी तक पहुंचने के लिए कितने भुजाओं क्रॉस करना पड़ा, 1 भुजा 2 भुजा, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ई तक आने के लिए 3 भुजाएं हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, जो पहुंचने के लिए कितनी भुजाएं पार करनी है उन्हीं भुजाओं का यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से बी का ए तक 1 भुजा है तो 1 लिखिए, बी का बी तक 0 हो जाएगा, बी का सी से 1 हो जाएगा, बी का डी तक 2 भुजाएं क्रॉस करनी है, बी का ई तक आपका 1 2 और 3 भुजाएं क्रॉस करनी है। ठीक है, तो यही आपका ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब का योग कर लेना है। जैसे इसमें आपका 0 हुआ, ये आपका 1 हुआ, 2 हुआ, 2 हो गया, डी का 2 हुआ 4 हो गया, और ये आपका 3 हुआ तो ये 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से सबका लास्ट में आप काउंट कर लेंगे कौन कितना हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा योग जिसका है, जैसे मान लीजिए जिसका 9 आ गया, 10 आ गया, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये कह रहा है कि ये न्यूनतम अभिगम्य है, यानी कि बहुत लो लेवल कनेक्टिविटी इसमें है, जिसमें आपका 9 आएगा जिस बिंदु से। ठीक है, इसके अलावा जिसमें जो है आपका सबसे कम आए, जैसे मान लीजिए इसमें 4 आ गया। ठीक है, अगर 4 आए और 9 आए, इन दोनों 10 लिए हम तो इसमें कर रहे हैं, तो ये आपका 4 आएगा। जैसे मिनिमम आपका 4 आया तो ये आपका अधिकतम कनेक्टिविटी, इसमें मैक्सिमम कनेक्टिविटी 4 में हो जाएगी, जिसका 4 रहेगा। तो सभी के सामने यहाँ पे आपका लास्ट में योग आ जाएगा। तो यही यहाँ पे कोनिंग का ये फार्मूला है, या कोनिंग ने ये नियम दिया था। उसने ये कहा था कि जिसमें सबसे मैक्सिमम योग आएगा वो मिनिमम कनेक्टिविटी वाले होंगे, जिसमें मिनिमम योग आएगा वो मैक्सिमम कनेक्टिविटी वाले होंगे। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि भारत में किसे परिवहन भूगोल को सर्वप्रथम एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अध्ययन करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो परिवहन भूगोल को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में भारत के संदर्भ में किसने इम्प्लीमेंट किया, मोरिल हैं, आर एल सिंह, जगदीश सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफेसर जगदीश सिंह जो है, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले हैं, ठीक, इनकी किताब जो आती है आर्थिक भूगोल से, तो वही वाले हैं। ये जगदीश सिंह ने क्या किया था कि दक्षिण बिहार में परिवहन भूगोल के लिए पहली बार उन्होंने परिवहन भूगोल के संदर्भ में यहाँ पे एक पेपर पब्लिश किया था भारत में। तो इसीलिए इन्हें जो है एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अध्ययन करने का श्रेय जो है भारत में परिवहन भूगोल का जाता है। तो किसको जाता है, जगदीश सिंह को जाता है। अगला, परिवहन भूगोल को किसने सर्वप्रथम एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित किया। अभी तो आपने भारत के संदर्भ में देख लिया, अब ये विश्व के संदर्भ में है कि विश्व स्तर पर पहली बार परिवहन भूगोल को एक शाखा के रूप में, यानी कि एक ब्रांच के रूप में ज्योग्राफी में किसने लाया। क्रो एंड क्रो ने, E.L. उलमैन ने, टॉफे ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये परिवहन भूगोल को सर्वप्रथम एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय उलमैन को जाता है। हालांकि बाद में इसमें योगदान टॉफे का भी है, क्रो एंड क्रो का है, बेरी भी इसमें शामिल है। ठीक है, ढेर सारे लोग हैं जो हालांकि बाद में आते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र शाखा के रूप में जो स्थापित करने का श्रेय है ये उलमैन महोदय को जाता है। ठीक है, तो ये टोटल प्रश्नों को हमने देख लिया, इसमें टोटल 10 प्रश्न थे। और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण और ऐसे रेयर वाले प्रश्न जो जल्दी आपको आसानी से किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये फैक्ट वाले होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से अभी देखिए आपका परिवहन भूगोल का हो गया, और इसके बाद हम लोग रीजनल प्लानिंग का देखेंगे, प्रादेशिक नियोजन का। ठीक है, उसमें भी 10 प्रश्न लेंगे, और इसी तरह से आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में देखेंगे। और ये प्रश्न आपको देखिए फेसबुक पे भी हमने शेयर कर दिया था, यूट्यूब के कम्युनिटी में भी हमने शेयर कर दिया था, और जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे भी स्टेटस पे शेयर कर दिया गया था। तो कोशिश किया करिए कि आप लोग अटेम्प्ट करने का, यदि गलत होगा तो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ढूंढने के बाद मिलते हैं। ठीक है, ये अपने मन से नहीं, किताबों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी ढूंढ के बनाए जाते हैं ताकि कुछ अलग आप लोगों को मिले। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये पूरा वीडियो पसंद आएगा, तो अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। और यदि आप दिसंबर 2022 जो आपका मार्च में होने वाला उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस बैच ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें आपका लगभग, अभी देखिए जो हमने जियोमॉर्फोलॉजी का प्रैक्टिस कराया है, तो जियोमॉर्फोलॉजी से ही 500 प्रश्न लगभग हो गए हैं। ठीक, इसी तरह से इसमें आपका पॉइंटर दिया गया है,
जियोमॉर्फोलॉजी का। तो जियोमॉर्फोलॉजी का पॉइंटर और ये 500 प्रश्न अगर आप देख लेते हैं तो जो आपका दिसंबर 2022 में आएगा मार्च में पेपर में, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। इसी तरह से क्लाइमेटोलॉजी भी होगा, इसी तरह से ओशनोग्राफी भी होगा, और अलग से आपका 100 प्रश्नों का जो रहेगा वो आपका अलग रहेगा ही टेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी मैं आपको सेट का जो है पूरा कंप्लीट डिटेल उपलब्ध करा दूंगा, जो एमपी में सेट आया है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, 1-2 पेपर शायद होंगे तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा।